नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड 3000+ वन लाइनर क्वेश्चन पार्ट 5 में कुछ अन्य प्रश्नों को हम देखेंगे जो आपके एग्जाम की तरफ से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इससे पहले 4 पार्ट के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं जो कि आपको सार्थक क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस पीडीएफ में जो हमारे इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं आप लोगों की सहूलियत के लिए जो भी फैक्ट है उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने उपलब्ध कराया है। हालांकि ट्रांसलेशन बहुत जल्दबाजी में किया गया और जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा जो मेरा पर्सनली बौद्धिक स्तर है वो आप लोगों से थोड़ा सा कम है, तो हो सकता है वहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन में कुछ मिस्टेक आपको नज़र भी आ जाए, तो प्लीज़ उनको इग्नोर कर दीजिएगा। मैं इतनी आप लोगों से आसानी नहीं उम्मीद भी करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। वन लाइन फैक्ट्स लाने का तात्पर्य आप लोग जानते हैं कि जब एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट में आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को सही तरीके से रिवाइज कर सकें, तो वन लाइन के माध्यम से रिवीजन करना एक बेहतरीन रणनीति हो सकती है और निश्चित तौर पर एग्ज़ाम के दौरान आप स्वयं को अन्य अभ्यर्थियों से अधिक बेहतर स्थिति में पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला पॉइंट देखते हैं। किसी प्रश्न समस्या प्रस्तावित उत्तर की जांच है तो उत्तर खोजने की क्रिया शोध कहलाती है। यह सेंटेंस किसने दिया था? तो यह कथन है एडवर्ड का, जिन्होंने 1969 में यह कथन दिया था। मौसम बदल रहा है, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्कृष्ट शोध की अनिवार्य और प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो ये देख लीजिए। वस्तुनिष्ठता, क्रमबद्धता, तार्किकता, यथार्थता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, निष्पक्षता, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, तथ्यान्वेषण, समयावधि का उल्लेख और अनुशासनबद्धता, संदर्भों की सच्ची प्रतिकृति आदि। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं वो एक उत्कृष्ट शोध की विशेषताएं मानी जाती है जिससे आप लोग परिचित होंगे। और इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनमें से कोई 3 ऑप्शन रख दिया जाएगा, चौथा इससे हटके रख दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता जो है एक उत्कृष्ट शोध की अनिवार्य विशेषता नहीं है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से प्रभावित बड़ी संख्या में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों वाले क्षेत्रों या गांवों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना नाम से एक बड़े पैमाने पर रोजगार सह ग्रामीण लोक निर्माण अभियान की शुरुआत की। तो कब की थी यह शुरुआत? यह शुरुआत की थी 20 जून 2020 को ग्राम तेलिहार, जिला खगड़िया, बिहार से। जनगणना का विषय समाहित है, तो जनगणना का विषय संघ सूची में समाहित होता है। आप थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। हालांकि जब मैं फैक्ट्स कलेक्ट कर रहा था और जब इनको मैं क्रॉस चेक कर रहा था मुझे 100 मिल रहे थे, लेकिन एग्जाम से पहले आप जरूर इसको देख लीजिएगा। राष्ट्रगान यानी अपना राष्ट्रगान जो है, जैसा आप जो जानते हैं, जनगण मन को 1905 में बंगाली भाषा में लिखा गया था। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में मान्यता प्रदान की थी। देखिए, जो राष्ट्रगान और जो राष्ट्रगीत है दोनों को ही कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो दोनों तिथियां भी मिलेंगी, आगे हम राष्ट्रीय गीत की भी बात करेंगे, तो उनको जरूर आप देख लीजिएगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को वर्ष 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाली भाषा में लिखा था और वर्ष 1881 में अपने उपन्यास आनंद मठ में भी इसे सम्मिलित किया था। और राजनीतिक संदर्भ में अगर बात करें तो राजनीतिक संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था में गाया था। तो ये देख लीजिए, जो राष्ट्रगीत है वो प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन में जो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन था उसमें गाया गया था, जबकि अगर जनगण मन की बात करें तो इसे जो है 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन सन में अंतर है। आगे बढ़ते, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो प्लाउडेन थे। 1881 में जो पहली नियमित जनगणना हुई थी उसके जनगणना आयुक्त थे। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है जिसे राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों, जिसको हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय संधि की शर्तों के पालन हेतु 1 अक्टूबर 2003 में गठित किया गया था।
तो फिर से एक बार इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, बड़ा सेंटेंस है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है जिसे राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है 1 अक्टूबर 2003 में गठित किया गया था। और जो ये राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधान है, इनमें से एक जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय संधि, उसकी शर्तों के पालन करने के लिए इसको गठित किया गया था। भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किया गया था B.S. मिन्हास द्वारा, और मिन्हास ने 1960 में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 62% यानी करीब 59% होने का अनुमान लगाया था। भारत की बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार संरचनात्मक बेरोजगारी है, जिसका कारण श्रमिकों की तुलना में बहुत कम रोजगार के अवसर होना है। दूसरा कारण बाजार में दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव है। इस प्रकार की बेरोजगारी देश की आर्थिक संरचना के परिवर्तन से संबंधित होती है, और संरचनात्मक बेरोजगारी का हल तेजी से आर्थिक विकास द्वारा संभव है। यानी तेजी से यदि आर्थिक विकास किया जाए तो इस तरह की जो संरचनात्मक बेरोजगारी है उसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, जनगणना का वह दशक जिसमें जन्म वृद्धि दर न्यूनतम थी। तो यह दशक था 1911 से 1921 का, और इसे महाविभाजक वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंब हुआ था खिलाफत आंदोलन में। खिलाफत आंदोलन में देख लेते हैं, ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने मजबूर करने के लिए वर्ष 1919 में अली बंधुओं, हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अजमल खान के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन अखिल भारतीय खिलाफत समिति के गठन से संबंधित नहीं है, या अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये 1919 होगा, और जो प्रमुख नाम है अली बंधु है, हसरत मोहानी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है और अजमल खान है। लघु विभाजक वर्ग यानी माइक्रो डिवाइड ईयर 1951 को कहा जाता है। जन्म वृद्धि दर इसमें अधिकतम थी। भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनसंख्या गणना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख निम्न 3 रूपों में मिलता है। यानी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें न्याय शब्द का उल्लेख 3 रूपों में किया गया है, और यह है सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख निम्न 5 रूपों में है, और ये कौन कौन से रूप है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म तथा उपासना। तो ये 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है इसका वर्णन हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अरावली संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है चोटियों की रेखा। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है, और अरावली पहाड़ियों का निर्माण जो है वलित पर्वतों के रूप में हुआ, परंतु अपरदन के पश्चात वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। तो ये कुछ जानकारी थी अरावली पर्वत से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, समानता का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख निम्न 2 रूपों में है। ये कौन कौन से रूप है? प्रतिष्ठा और अवसर। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1962 ईस्वी में, जैसा आप लोग जानते हैं। चार्ल्स एल्टन द्वारा पारिस्थितिक पिरामिड्स की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी 1927 ईस्वी में, और सर्वप्रथम प्लास्टिक के बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य था हिमाचल प्रदेश। भारत का प्रथम धूम्रपान मुक्त राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही है। भारत में ज़्यादातर स्थानांतरित कृषि की जाती है नागालैंड में। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है जिसमें भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है, और उपजाऊपन कम होने के बाद इसको छोड़कर दूसरे टुकड़े को कृषि के लिए चुन लिया जाता है। झूम कृषि भी एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है, और भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। इस प्रकार की जो स्थानांतरणशील कृषि है इसको विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में स्थानांतरणशील कृषि को चेना नाम से पुकारते हैं, या चेना नाम से इसको हम जानते हैं। स्थानांतरित कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। वर्ष 2002 में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का नाम बदलकर BSE कर दिया गया था। देखिए, जब आप इकाई 6 में देखेंगे तो वहाँ पर शेयर मार्केट से संबंधित आपके पाठ्यक्रम में, इसलिए फैक्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं। मुंबई में स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी।
एलएसी देश में एक आधुनिक और पूरी तरह से स्वचालित स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रदान करने वाला पहला एक्सचेंज था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में जो शीर्ष मृत्यु दर थी वह थी 57/1000, यानी दोनों समान स्थान पर थे। कौन? उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश और पारित किया जा सकता है लोकसभा में। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट संस्था की स्थापना की थी सोहन सिंह भाखड़ा ने, और कब की थी? 1913 ईस्वी में। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा प्रणाली से जिसमें सामान्य छात्र दिव्यांग छात्र के साथ एक ही विद्यालय में एक साथ अध्ययन करते। दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों को सामान्य छात्रों से अलग शिक्षा देने का विरोधी है। और अगर समावेशी शिक्षा से संबंधित भारत की पहली यूनिवर्सिटी की बात करें तो संभवतः ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ है, संभवतः जो मेरी जानकारी, बट इसको आप चेक कर लीजिएगा। भारत में पोलो खेल की शुरुआत तुर्कों के भारत आगमन से माना जाता है, यानी भारत में जो पोलो खेल की शुरुआत हुई है वो ऐसा माना जाता है कि तुर्कों के आगमन के साथ ही यह खेल भारत आया था। और भारत में पोलो खेले जाने का प्रचलन गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था, 1206 से 1210 ईस्वी तक शायद शासन किया था, एक तुर्क जनजाति से संबंधित थे। 11 अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना लखनऊ में वहाँ के किसान नेताओं द्वारा की गई थी। और भिलाई इस्पात यानी छत्तीसगढ़ कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से की गई थी, और ये कब की गई थी? 1959 में। उद्योग व्यापार, ये आपके पाठ्यक्रम में है, जी के पाठ्यक्रम यूपीएससी में, तो ये फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और ऐसा हमें उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 316 में। देश में सोयाबीन का सर्वोच्च उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। अनुच्छेद 29 द्वारा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। एक ही जनपद में सर्वाधिक विद्यालय बेंगलुरु में है। राज्य के लीन निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किया गया है। और भारतीय संविधान का जो भाग 3 और 4 है, यह मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं, क्योंकि इन तत्वों में संविधान और सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित होता है। एंड विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? तो यह है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। तो ये तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम की हमने बात कर ली, लेकिन अगर पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 5 जून 1974 को। और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 को जो मनाया गया था उसका विषय थीम क्या थी? तो यह थी केवल एक दुनिया, यानी ओनली वन वर्ल्ड। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। और अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंश से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंश से संबंधित है। देखिए ये वन लाइनर फैक्ट्स के माध्यम से रिवीजन है। इस वीडियो को जब भी आप देखें कम से कम 2 बार आप देखें। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे वीडियो को मैं रिवाइज कर दूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि जुकाम की थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, सीज़न चेंज होने के कारण मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ। और ये जो सारे फैक्ट्स हैं, आप लोग कमेंट्स आते हैं कि सर ये टॉपिक वाइज करा दीजिए। देखिए टॉपिक वाइज के लिए आप जो सार्थक क्लासेस के नोट्स है, चाहे हार्ड कॉपी में और चाहे आप ऐप के माध्यम से तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ से जो सार्थक क्लासेस के नोट्स हैं उनका आप अवलोकन कर सकते हैं। हालांकि जो सार्थक क्लासेस का यूट्यूब चैनल है उसमें भी आप देखेंगे करीब 700 के आसपास आज की डेट में वीडियोस अपलोड है। उसमें 600 के आसपास जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी से ही संबंधित है। तो आप चाहें तो उन पुराने वीडियो को भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से एक एक करके वीडियो आप सर्च करके भी देख सकते हैं। और देखिए पूरे वीडियो को बनाने में हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि कोई त्रुटि ना होने पाए। फिर भी ह्यूमन बींग्स होने के कारण हो सकता है कहीं मुझसे अज्ञानतावश या भूलवश गलती हो गई हो। तो अगर ऐसी गलती मुझे भविष्य में कोई गलती नज़र आती है तो उसको आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो जब भी आप कमेंट में जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर ही शो हो जाएगा। इसलिए जब भी आप वीडियो देखें सार्थक क्लासेस के पढ़ाई से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। और जो सबसे पहला कमेंट है वही आपको चेक करना। जरूरी नहीं कि वो मैंने ही उस कमेंट को लिखा हो, कभी कभी आप लोग हमारी कमियों को इंगित करते हैं तो उस कमेंट को भी मैं थैंक्स के साथ जो है
पिन कर देता हूँ, जिससे कि अगर कोई सुधार है तो आपको कमेंट बॉक्स में जाके तुरंत ही दिख जाए। क्योंकि वीडियो एक बार अपलोड करने के बाद जैसा आप लोग जानते हैं कि उसमें कोई भी सुधार हो पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।